गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड। ओके, हम क्या कहेंगे कि हम बीएससी पार्ट थर्ड में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड है वो किसके बारे में बताती है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हम कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्या देखते हैं कि वही उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका वर्गीकरण देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, कैसे पहचानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होती है, मतलब कि हमें कैसे पता चला कि इसमें ये प्रेजेंट है, कि इसमें 6 कार्बन होते हैं या फिर जो भी। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में उसके रिंग स्ट्रक्चर और फिर उसका एक दूसरे में कन्वर्जन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी हम क्या देखेंगे, हावर्थ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। तो देखिए मैं कहता हूँ बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम बात करते हैं ये आपकी कौन सी यूनिट है? थर्ड यूनिट। और नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो हम यहीं से कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपको क्या दिख रहा है, कार्बो, और दूसरा क्या है, हाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कार्बो और एक हाइड्रेट। जब हम कार्बो की बात करते हैं तो ये किससे आया? कार्बन से। ये क्या किससे आया? कार्बन से। और हाइड्रेट तो किससे आएगा? वाटर से, H2O से। तो हम क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो शब्द आया कार्बन से और हाइड्रेट कहां से आया? जल से। तो हम जो शुरू में डेफिनेशन देते थे, पहले जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देते थे, वो क्या कहते थे हम कि कार्बन के हाइड्रेट, क्या कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे कार्बन के हाइड्रेट हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे कई फॉर्मूले, जैसे हम पढ़ेंगे C6H12O6, ये क्या है हमारे लिए? देखो कितने कार्बन? 6, और H2O 6 दूनी 12, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन। तो ये किसका फॉर्मूला फिट हो रहा है हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ क्या करें कि ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? हमेशा 2:1, 2:1 या 2:1 होता है। तो हम क्या कहेंगे कि शुरू में हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलते थे, उनमें ऑक्सीजन का रेशियो, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता था? 2:1। इसलिए हम उनको क्या कह देते थे कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन बाद में कुछ एग्जांपल ऐसे आए कि जैसे मैं बात कर लूं, जैसे हम देखते हैं कि हम ये लें CH2O, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही, एक ही है। तो ये क्या है हमारे लिए? ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है। ये तो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके बाद में चलो मान लीजिए ये है, लेके मैं क्या लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? C2H4O2। ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना है, रेशियो तो वो भी, यहाँ पे भी 2:1 ही है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं कि ये तो हमारे लिए फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और ये हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, लेकिन कार्बन के हाइड्रेट तो है। इसके बाद में चलो कुछ एग्जांपल्स की हम ऐसो की बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो क्या है?
कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वहां क्या कहेंगे कि हम वो रेशियो सेम नहीं आता, वहां क्या नहीं आता, हमारा रेशियो सेम नहीं आता। जैसे मैं बात करता हूं आपका C6H12O5, ठीक है, ये रेमनॉक्स का एग्जांपल है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का रेशियो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे डीऑक्सीराइबोज लेते हैं, हम क्या लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज लेंगे। इसमें भी हमारा क्या आता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या नहीं आ रहा, 2:1 नहीं आता। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आ रहा है, ये दोनों में क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आगे जाके जो ये हमारी पहले जो डेफिनेशन दी थी हमने कि कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। लेकिन आगे जाके उसमें कुछ अपवाद आने लगे। जैसे मैं बात करता हूँ रनोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है, न ये कार्बन के हाइड्रेट है। यहां बात करते हैं हम, ये हम लेते हैं डीऑक्सीराइबोज, इनके नाम आगे याद हो जाएंगे, क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो अनुपात है वो 2:1 नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे 2:1 है, और यहाँ पे जब हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो भी क्या हो गया हमारा, ये भी कार्बन के हाइड्रेट है और ये भी कार्बन के हाइड्रेट है, और ये नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होके भी कार्बन के हाइड्रेट नहीं है, और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी क्या है, कार्बन के हाइड्रेट। तो हम क्या कहेंगे कि इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन दी कार्बोहाइड्रेट की, वो देखिए ध्यान से सुनना, क्या कहेंगे हम कार्बोहाइड्रेट को, कि उन्होंने कहा कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि जिनमें OH ग्रुप क्या है, बहुत ज्यादा है, 2 से ज्यादा, ओके, 2। उन्होंने क्या कहा, वे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, ये देखो कि मैं बात करूंगा कि वो क्या कह रहे हैं कि उनमें OH ग्रुप तो क्या होंगे, पॉली मतलब N, और वे स्वयं क्या होंगे, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्या क्या, या तो वे स्वयं तो क्या है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, और उनमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी समूह है। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल का मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, या इनके जल अपघटन से हमें क्या मिलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कोई दिक्कत कि कार्बोहाइड्रेट या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, या इनके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि हमने ये देख लिया कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। देखो पहले हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को जल में विलेयता के आधार पर क्या कहा गया, 2 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर बांटते हैं, जल में विलेयता के आधार पर। देखो कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के, किसके आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर। एक को कहते हैं हम शर्कराएं, एक को क्या कहते हैं, शर्करा, सैकराइड,
और एक को क्या कहेंगे, एसरक्राइन, नॉन सैकराइड। देखिए क्या अंतर है शर्करा और एशर्करा में। जब हम बात करते हैं कि शर्करा, तो हम क्या कहेंगे, पहली बात जल में विलय था कि वाष्पीय, तो ये जल में क्या होते हैं, विलय, ये जल में विलय होते हैं, और ये जल में क्या होते हैं, अविलय। ये जल में विलय होते हैं और ये जल में अविलय होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जल में विलय है, स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठी होती है, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और ये स्वाद में क्या होते हैं, या फिर बात करें कि इनको हम क्या कह देते हैं, स्वादहीन कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऐसी शर्कराएं क्या होती है, स्वादहीन होती है। जब इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो हम कहते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज वगैरह। लेकिन यहां जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया आपका, स्टार्च हो गया, इन सभी को हम किस में वर्गीकृत, इन सभी को हम क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के, शर्करा और अशर्करा। शर्करा का मतलब समझ में आया, और अशर्करा, कोई दिक्कत। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट संरचना के आधार पर या इनके जल अपघटन के आधार पर हम बात करेंगे कि आपकी शर्कराएं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दो, तीन विधवा होते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, पहला वर्गीकरण हमने किसके आधार पर दिया, जल में विलयता के आधार पर, ये जल में विलय और ये जल में अविलय। ध्यान रखना, ये स्वाद में मीठी होती है, ये स्वादहीन होती है। अब हम बात करते हैं कि एक और वर्गीकरण देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का, कि जल अपघटन होगा तो हमें क्या होती है, यह संरचना की बात करें हम, देखो संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम कहेंगे तीन टाइप के। वो हमारे कितने टाइप के हो जाएंगे, तीन टाइप के। देखो कौन कौन से, तो हम सबसे पहले कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्या कहेंगे, देखो सेकेराइड शर्करा ही होती है, इसीलिए हम आगे इसको क्या कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, कि मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। उसके बाद में सेकंड ओलिगोसेकेराइड। और इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, पॉलीसेकेराइड। देखो हमने बात की, हमने सेकेराइड्स की तीन टाइप की बात कर ली, मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। अब हम बात करते हैं कि इनको किस आधार पर हम बांटते हैं, इनको हम किस आधार पर बांटते हैं, कि जब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स का, किसकी बात करेंगे, मोनोसेकेराइड का, तो हम इनका क्या करवाते हैं, जब जल अपघटन करवाते हैं, इनका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो इनका जल अपघटन होता ही नहीं है, मतलब इनका जल अपघटन नहीं होता। तो हमने पहली बात कही थी कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी थी, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वयं क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, तो यही है वो, और जिनका अपघटन होगा हम क्या कहते हैं कि इनके जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन नहीं होता, और क्या कहेंगे
कि ये सूक्ष्मतम होते हैं। ये क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल, तो देखिए जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, या फिर ओलिगोसैकेराइड में हम क्या कहते हैं कि जो 2 से और 10 तक, क्या कहेंगे कि जिनके जल अपघटन से, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक क्या प्राप्त होते हैं? हमें मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। जिनके जल अपघटन से हमें क्या होता है? 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। जैसे इसमें हम बात करेंगे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ओके। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होंगे कि भैया 10 से भी क्या हो ज्यादा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से हमें 10 से अधिक, हमें क्या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, ओके। जैसे पॉलीसैकेराइड में हम अभी लिखते हैं स्टार्च, ग्लूकोज, डाई के एग्जांपल हम खूब देखेंगे, माल्टोज या ट्राइमेरेफिनोज, स्टेप्सोज, ये सब हम ये देख लो। एक बात और अभी नामकरण की करेंगे, ओज लगा रहा हूं मैं इनके आगे। ये कार्बोहाइड्रेट का ही, जैसे हमारे क्रियात्मक समूह होता है ना कि अल्कोहल के लिए हम ओल लगाते हैं, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लगाते हैं? हम ओज लगाते हैं। अभी बात करेंगे इनके नामकरण की। तो हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक उनकी जल में विलयता के आधार पर, कि जो जल में विलय वो क्या होते हैं? हमारे शर्कराएं। वो क्या है? शर्कराएं। और जो जल में अविलय वो अशर्कराएं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने 3 प्रकार देखे संरचना के आधार पर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड को भी आगे जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड आगे डिवाइड करते जाते हैं, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये जब जल में विलय करते हैं, इनको जब जल में क्या करते हैं? हम घोलते हैं, तो ये क्या करते हैं? 2 से ज्यादा इनका जल अपघटन होता है और 2 से ज्यादा क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड इकाइयां प्रदान करते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब देखो हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का नामकरण। देखिए अब हम बात करेंगे कि साधारण जो अपने मोनोसैकेराइड है, इनका नामकरण हम कैसे देंगे कि ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये नामकरण तो हमारे किससे आता है? ठीक है, लेकिन अगर हम इनका नामकरण देखें तो हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो आपका कार्बोनिल समूह है वो कौन सा है? एल्डिहाइड है या कीटोन है? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें जो मोनोसैकेराइड दिया है, वो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है। पहले हम देखेंगे कौन सा है। एल्डिहाइड है तो एल्डो, और कीटोन है तो कीटो। और हम बात करते हैं कि इनके लिए हम क्या लगाते हैं? इनके लिए हम ओस लगाते हैं। जहां पे भी हम ओस देखते हैं, OSE, अनुलग्न हमारा क्या होता है? ओस। और ओस से ही हमें क्या लगता है? पता लगता है कि ये जो कार्बोनिल समूह, ये जो अपना यौगिक है, ये कौन सा है? हमारे लिए ग्लूकोज है। ये हमारे लिए कौन है? ग्लूकोज है। तो देखिए कैसे बात करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूं कि हम जो कार्बोहाइड्रेट है उसके नामकरण में हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है?
एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं और इसका नाम लिखते हैं। जैसे देखो कि मैं बात करूं कि एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेते हैं। हम क्या कहेंगे कि ये लेते हैं हम CHO, CHOH 4 और CH2। एक मैंने ये लिया, एक मैं लेता हूं या एक मैं लेता हूं CH2OH C डबल बॉन्ड OH CHOH। देखो दो प्रकार के कंपाउंड लिए। तो अब हम क्या बात करेंगे कि सबसे पहले यहां देखिए ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, तो हम क्या लिखेंगे एल्डो। और यहां कौन सा है कीटोन, क्योंकि एक कार्बन और दूसरा 5 हो गया, एक ऊपर भी कौन सी है हमारी कार्बन से और नीचे भी कोई एल्किल समूह है, तो इसको हम क्या कहेंगे कीटोन। अब क्या कहूंगा मैं, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कीटो। एक जगह हमने लिखा एल्डो, एक जगह हमने लिखा कीटो। उसके बाद में हम कार्बन के नंबर गिनते हैं। कितने कार्बन है 1 5 6, 1 2 5 और 6। 6 का मतलब हेक्सेन यूज करते हैं, सॉरी 6 का मतलब हम हेक्स यूज करते हैं। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे एल्डो हेक्स, एल्डो हेक्स। और जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं ओस। हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, अनुलग्न क्या लेते हैं ओस। तो हमने क्या लिखा, एक तो एल्डो हेक्सोस हो गया और एक कीटो हेक्सोस हो गया। एक तो हमारा क्या हो गया एल्डो हेक्सोस हो गया और एक हमारा क्या हो गया कीटो हेक्सोस हो गया। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए मेरा सब ये कंपाउंड हो कि CH2OH C डबल बॉन्ड O COH H CH कुछ भी, या फिर सीधा बंद करके लिख दें हम तो CH। तो हम इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे क्रियात्मक समूह कौन सा है कीटो। कीटो के बाद में कार्बन 1 2 4 और 5, 5 के लिए पेंट और ओस ये दो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे ये हो CHO CHOH एंड CH2OH। तो हम क्या कहेंगे एल्डो, एल्डो 1 2 और 3, 3 का मतलब हाँ एल्डो प्रोपोज। समझ में आ रहा है। तो हम इनका नाम किस प्रकार से करते हैं, ये चीज में कोई दिक्कत कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या, जितने कार्बन परमाणु उस आधार पर हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं। और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं ओस। ओस क्या है कि ओस से हमें पता लगता है कि ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है। ओके अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है, हमारा जो ग्लूकोज है उसकी संरचना कैसी है। सबसे पहले एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि ऐसा ग्लूकोज होता है कि जो हमारा एल्डो हेक्सोस है उसी का एग्जांपल हमारा क्या होता है ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज की बात करेंगे हम, बाद में सारी चीजें पढ़ेंगे ये डी क्या है एल क्या है। ओके अब हम किस चीज की बात करेंगे कि देखिए जो अभी मैंने बनाया कि CHO CHOH 4 और CH2, ये जो चीज है हमारे पास में
ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, नाम इसका क्या होगा, एल्डोहेक्सोस। और एल्डोहेक्सोस में एक जो संरचना है वो हमारी कैसी है, ग्लूकोज की संरचना है। एक संरचना ही हमारी कैसी आएगी इसमें, ग्लूकोज। और वो देखिए कैसी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज। इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। अब देखिए ये जो हमारे पास ये ग्लूकोज है, हमें पता लगाना है कि क्या इसमें 6 कार्बन है। हाँ, हमें कैसे पता लगा कि इसमें 6 कार्बन है। दूसरी बात, हमें कैसे पता लगा कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है। हमें कैसे पता लगा कि इसमें 5 क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हम किस चीज का निर्धारण करेंगे, ग्लूकोज की संरचना का निर्धारण करते हैं। हम किस चीज का निर्धारण करेंगे कि ग्लूकोज की संरचना का निर्धारण हमको करना है। ओके, देखो हेडिंग डालेंगे ग्लूकोज की संरचना का निर्धारण, और उसमें हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला, ठीक है, जो हम बात करते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हमें इसका क्या पता लग गया, अणुसूत्र पता लग गया। अणुसूत्र क्या पता लगा हमें कि C6H12O6 का मतलब क्या है, ग्लूकोज है। इसके आगे की बात हम रिएक्शंस में करेंगे कि कैसे पता चला कि जो 6 कार्बन है वो एक सीधी वलय में है, पहला। दूसरा हम क्या, कि इसमें क्रियात्मक समूह OH है, सॉरी एल्डिहाइड है। तीसरा बात करेंगे कि हम क्या बात करेंगे कि इसमें 5 OH समूह है। इसमें 5 क्या है, OH समूह है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे इसकी चक्रीय संरचना की बात करते हैं। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, इसकी चक्रीय संरचना की, हावर्थ सूत्रों की बात करेंगे। तो देखो देखिए, अब हम किस चीज की बात करेंगे, कि हम बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना का निर्धारण। और संरचना कौन सी, खुली विवृत संरचना का निर्धारण करेंगे हम। हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज की संरचना का निर्धारण करेंगे। ग्लूकोज की संरचना के निर्धारण में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या, ग्लूकोज में कार्बन 6 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ये हमें कैसे पता लगता है, ये हमें कैसे पता लगा कि ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। तो हम क्या कहेंगे, कि हम क्या कहेंगे, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है CH2OH। इस ग्लूकोज का अपचयन मैं किससे करूंगा, मान लीजिए सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम अमलगम के साथ, हमें पता है एल्डिहाइड क्या होता है, सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करती किसमें, CH2OH में कन्वर्ट हो गया। इसको सार्बिटोल बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे ये क्या चीज है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, फिर इसका रिडक्शन मैं किससे करा देता हूं, लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में इसका जब अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या, हमें क्या प्राप्त हुई, एन हेक्सेन, एक एल्केन श्रृंखला प्राप्त होती है। और जो कैसी है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है। उसमें हमें क्या, कि हमारा जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या आया, CnH2n+2 या फिर C6H14। हमारे पास क्या आता है, C6H14। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा क्या है, ग्लूकोज है, वो एक क्या है, बिल्कुल सीधी चेन है, विवृत श्रृंखला है, उसमें किसी प्रकार से कोई वलय नहीं बनी हुई। तो हम क्या कहते हैं कि पहले ग्लूकोज को हमने क्या कहा, कि ग्लूकोज का हमने अपचयन किया है,
सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, तो हमें क्या इस CHO ग्रुप का हो जाता है, अपचयन हो जाता है और ये किसमें, अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। उसके बाद में जब मैंने इसकी अभिक्रिया रेड फास्फोरस और HI से करवाई तो हमें क्या प्राप्त होती है, 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला उपस्थित हो गई। हमारे सामने क्या हुआ, 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि मैं अगर ये न लेके इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊं, ब्रोमीन जल से। हम किससे कराएं, ब्रोमीन वाटर से। तो हमें पता है ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण करता है। और ब्रोमीन वाटर से करवाने के बाद में हमें जो ये एसिड ग्लूटामिक एसिड प्राप्त होता है, इसकी रिएक्शन में वापस इसका अपचयन करूं किसके साथ, रेड फास्फोरस और HI के साथ। जब हम इसका अपचयन रेड फास्फोरस और HI के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिला, ये हेक्सेनोइक एसिड। हमें क्या मिल रहा है, हेक्सेनोइक अम्ल। और हेक्सेनोइक अम्ल में कितने कार्बन, वही 6 कार्बन है। तो हम क्या कहते हैं कि इन अभिक्रियाओं से हमें क्या पता लगता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन उपस्थित है। ग्लूकोज में कितने कार्बन उपस्थित है, 6 कार्बन। और 6 कार्बन कैसे हैं, एक विवृत श्रृंखला में, मतलब एक खुली श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। यहां तक इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। नेक्स्ट बात करेंगे हम एल्डिहाइड समूह की। नेक्स्ट किसकी बात करूंगा मैं, एल्डिहाइड समूह की। तो देखिए एल्डिहाइड समूह की जब मैं बात करूंगा तो हम एल्डिहाइड समूह की पहचान कैसे करते हैं। देखिए एल्डिहाइड समूह के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन HCN से, हाइड्रोजीन से, या फिर इसके बाद में बात करेंगे हम इनसे जब करवाएंगे ऑक्सीजन से, इनसे अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलते हैं, इनके संगत उत्पाद मिलेंगे। इनके क्या मिलेंगे, संगत उत्पाद मिलेंगे। उन उत्पादों के आधार पर हम क्या पहचान जाएंगे कि इसमें क्या है, एल्डिहाइड। या फिर मैं बात करूं कि हम इसकी, हम जैसे पढ़ते हैं टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, उसके बाद में फैलिन अभिकर्मक के हम क्या करवा देंगे, एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा देंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे। वो देखते हैं कि ये किस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या डालेंगे, CHO समूह की पहचान, एल्डिहाइड समूह की पहचान। देखिए एल्डिहाइड समूह की पहचान के लिए मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले अभी एक रिएक्शन तो अभी देखते हैं, क्या देखते हैं, एक दो रिएक्शन तो, कि हम क्या करूं, हम क्या करते हैं, मैं इसकी रिएक्शन, देखिए एक बार जब मैं किससे कराऊं, ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन जल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अभी हम बात करते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूटामिक एसिड। क्या हुआ, हमें ये क्या हो गया, इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके बाद में मैं अगर इसकी बात करूं HCN से करवाएंगे, हम इसकी रिएक्शन किससे करवा दे, HCN से करवा दे। तो HCN से करवाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है कि हम कहेंगे ये C, इस पे एक OH आ गया, एक CN आ गया। तो इसको ऐसे नहीं लिख के मैं क्या लिख दूं कि इस कार्बन पे OH और CN है और एक H तो है ही। उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि CH OH वही 4 और CH2 OH। तो ये किस चीज को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, हाइड्रोजन से करवा दें, NH2 तो हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा।
हमें क्या प्राप्त होंगे? तो ये तीनों अभिक्रियाएं हमारे को किसका प्रदर्शन कर रही है कि भैया कि हमारा इसमें कौन सा समूह उपस्थित है? एल्डिहाइडिक या सॉरी कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये चीज तो एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन कि हम बात करेंगे ये CHO समूह के परीक्षण कैसे देंगे। इनकी रिएक्शन हम बहुत चीजों से करवा सकते हैं। ऑक्सीजन से करवा सकते हो आप, हाइड्रोजन से करवा सकते हो, उसके अलावा 2,4-DNP से करवा सकते हो। इनकी रिएक्शनें अलग अलग, ठीक है, उनसे हम करवाते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। और ये सभी किसके परीक्षण में पढ़ के आते थे हम सेकेंड ईयर में? हम पढ़िए हमने कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं। हम किसकी अभिक्रियाओं में पढ़ के आते हैं? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया, अगर मैं क्या करवा दूं? ग्लूकोज की अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलियन, फेलिंग विलियन से हम जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? लाल अवक्षय। ये एल्डिहाइड का परीक्षण है भाई, हमें पता है ना कि एल्डिहाइड का टेस्ट और कीटोन से जब करवाते हो तो कैसा? सिल्वर, रजत दर्पण प्राप्त होता है। याद है ना ये चीजें कि एल्डिहाइड और कीटोन के हम टेस्ट क्या करते थे? तो हम एक में तो क्या करवाते थे? फेलिंग टेस्ट या फिर टोलेन अभिकर्मक का परीक्षण करवाया करते थे। तो यही चीजें क्या थी कि अगर रजत दर्पण दे टोलेन से करवाया तो एल्डिहाइड, नहीं दे तो कीटोन, या फिर हम फेलिंग से करवाए अगर लाल अवक्षय मिले तो एल्डिहाइड, नहीं मिले तो कीटोन। देखिए मैं क्या कहूं कि वही मेरा एल्डिहाइड, इसकी मैं 3 रिएक्शनें करवाऊंगा, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, और इसका हम अपचयन करवाएंगे। इसका हम क्या करवा देंगे? अपचयन भी करवा देते हैं। देखो पहली बात करता हूं मैं कि मैं पहली रिएक्शन करवाता हूं। हम पहली रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे कि बात करते हैं हम कि हमने पहली रिएक्शन करवा दी फेलिंग विलियन के साथ। किसके साथ करवा दी? फेलिंग विलियन। Cu2O तो आना चाहिए। हम किसके साथ करवा देंगे? फेलिंग विलियन के साथ करवाएंगे। दूसरी रिएक्शन में बात करूं टोलेन अभिकर्मक के साथ, और तीसरी अभिक्रिया में किसके उपस्थिति में करवा दूं? सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्या करवा दूं? अपचयन करवा दूं। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? देखो जब हम बात करेंगे फेलिंग विलियन से हम करवाएंगे तो ये हमें कैसा मिलता है? रेड। ये मैं क्या कहूंगा कि हमें कैसा अवक्षय मिला? लाल पीपीटी प्राप्त होती है, लाल अवक्षय प्राप्त होता है। और जैसे ही लाल अवक्षय प्राप्त हुआ हम क्या समझ जाएंगे कि ये क्या है? एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। अगर हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए कि मैं कहूं रजत दर्पण, हमारे पास क्या आ जाए? रजत दर्पण प्राप्त हो तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड ही है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, हम क्या कहेंगे कि हमें कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ? 1 डिग्री। हमें क्या कहते हैं कि हमें कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ। और प्राथमिक एल्कोहल किसके अपचयन से प्राप्त होता है? हमें एल्डिहाइड के अपचयन से हमें क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं किस चीज को प्रदर्शित करती है कि हमने जो वो शुरू में 3 अभिक्रियाएं लिखी, वो तीनों अभिक्रियाएं तो किस चीज को प्रदर्शित करेगी कि ग्लूकोज में हमारे क्या है?
कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है। और ये 3 अभिक्रियाएं किस चीज को प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह तो है, लेकिन कार्बोनिल में भी कौन सा है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड में 5 हमारे पास क्या होने चाहिए, ये देखो, अरे हम क्या कहेंगे कि हमारे एल्डिहाइड में कितने, 1 और 4, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है क्या, उस चीज के टेस्ट के लिए हम रिएक्शनें करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं, देखो कि हमने बात की कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद हम लास्ट में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट, कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इसमें 5 क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्सिल समूह है या नहीं है। तो हम बात करते हैं 5 हाइड्रोक्सिल समूहों के लिए हम क्या कहेंगे कि 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। इसके लिए हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड से करवाएं या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। तो हम क्या मिलने चाहिए, हमारे को क्या मिलेगा, एस्टर मिलते हैं। एस्टर भी कैसे, पेंटा, हमें क्या मिलते हैं, पेंटा एसिटेट मिलते हैं, एस्टर मिलते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं हम कि इसमें कितने हैं, 5 क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। 5 क्या है इसमें, हाइड्रोक्सिल समूह है। देखो कैसे बात करते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल समूह कैसे देखेंगे कि ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। इस ग्लूकोज की रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, या तो हम किससे करवाएं, एसिटिल क्लोराइड से, या फिर हम किससे करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। दोनों से करवाओ एक ही बात है, दोनों से करवाएंगे हमें क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, CHO CH CH2, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, CO CH3 4 और CO CH3। तो हमको क्या, कौन सा डेरिवेटिव मिल रहा है कि जिसमें हमारे पास क्या है, 5 क्या हो गए हमारे पास, एस्टर ग्रुप है, 5 क्या है हमारे पास, एस्टर समूह है। तो हम क्या कह देंगे कि इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड है, सॉरी हमारा जो ग्लूकोज है, उसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 5 क्या है हमारे पास, 5 हमारे पास क्या है, OH हाइड्रोक्सी समूह है। तो ये हमारा क्या हुआ कि इसकी संरचना का निर्धारण हो गया। ग्लूकोज की संरचना कैसी है, सबसे पहले कि ग्लूकोज की संरचना में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ये एक विवृत श्रृंखला है। उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि ग्लूकोज में ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, और कार्बोनिल समूह में भी कौन सा, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। और उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज में 5 क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। अब हम बात करते हैं विन्यास का निर्धारण। हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ये ग्लूकोज है, इसका विन्यास कैसा है, 3D में स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, 3D में विन्यास क्या है। तो हम जानते हैं फिशर साहब ने हमारे को एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम 3D में विन्यास को समझते हैं। ध्यान से देखो, ग्लूकोज की जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं ये है CHO C, इस पर एक H है और एक क्या है OH है, HOH, और ये कितने हैं 4 और CH2। तो देखो एक बार के लिए सोचना कि ये चारों कार्बन कैसे हैं, कायरल कार्बन है, ये चारों कार्बन कैसे हैं, किरेल कार्बन है। और किरेल कार्बन है तो हमें समाविवी कितने मिलते हैं, 2 की पावर n, और n बराबर 4, तो हमें समाविवी कितने मिले, 16 समाविवी। जो ये कंपाउंड है ना आपका, जिसको आप क्या कहते हो, एल्डो
हेक्सोस। क्या कहेंगे? ये जो हमें मिला एल्डोहेक्सोस, इस एल्डोहेक्सोस के कितने समावेशी हैं? 16। और 16 समावेशियों में ग्लूकोज कितने होते हैं? केवल 2। 16 समावेशियों में कितने ग्लूकोज होंगे? 2। अब हम बात करते हैं वो इनमें से 8 क्या होंगे? डी है और 8 क्या है? एल है। अब बात करते हैं डी क्या है और एल क्या है। वैसे तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि देखिए जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसको रोजेनॉफ साहब ने क्या माना था? एक मानक माना, मतलब सैंपल, इसी को क्या माना? आइडियल फॉर्म मानी थी उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम बात करें अंतिम किरेल कार्बन, इसमें तो एक ही, लेकिन इनमें क्या है? 4। तो हम क्या कहेंगे? अंतिम किरेल कार्बन पर यदि क्या हो, हाइड्रोक्सी समूह किस साइड में है? राइट साइड में, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डी। ऐसे को हम क्या कहेंगे? जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर किस साइड है? लेफ्ट साइड, तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ लो कि डी किसको कहते हैं? कि अंतिम किरेल कार्बन पर, अंतिम किरेल कार्बन पर यदि OH समूह किस तरफ हो? दाईं ओर हो, मतलब राइट साइड में है, तो हम क्या कहेंगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर अंतिम कार्बन, किरेल कार्बन पर हमारा जो OH समूह है वो किस साइड है? लेफ्ट साइड है, बाईं ओर है, तो हम क्या कहते हैं उसको? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी को मानक मान के उन्होंने क्या कहा कि हमारी पोजीशन ऐसी होती है। सभी शर्कराओं में हम बात कर चुके हैं, शर्कराओं में OH तो होंगी। अब बात करेंगे इनके ऊपर कुछ भी कंपाउंड हो, हम इस स्थिति को देखते हैं कि अंतिम कार्बन कौन सा है हमारा। अगर इस साइड है तो डी, इस साइड है तो एल। ऐसे करके 8 तो डी के हैं और 8 किसके हैं? एल के हैं। 8 तो किसके होते हैं? डी के होते हैं और 8 किसके होते हैं? एल के होते हैं। तो हमारी ग्लूकोज की जो संरचना है वो कैसी है देखते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, हम एक चार्ट बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे कितने, देखिए 8 समावेशी कौन कौन से हैं और उनके डी और एल आप बना सकते हो। जब मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, तो देखिए ग्लूकोज की संरचना हम कैसी बनाते हैं कि ये कार्बन, हम क्या देखते हैं? देखो ये सभी कार्बन कैसे हैं? किरेल 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 किरेल। किरेल कार्बन का मतलब तो हम समझते हैं कि क्या होता है। किरेल कार्बन का मतलब कि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी की जाती है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? किरेल कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? किरेल कार्बन कहते हैं। अब इसको मैं क्या कहूंगा? डी ग्लूकोज। इसको हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। और जब हम इसका एल ग्लूकोज बनाएंगे, मैं क्या बनाऊंगा? एल। तो ये तो ध्यान रखना ये प्लेन में है भाई, इसको तुम चाहे इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है, उसके ऊपर मत जाना कि सर ये ओ इधर लिखा है, ये यूं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब हम एल ग्लूकोज बनाएंगे, तो एल ग्लूकोज में क्या करूं? इसको उठा के इधर रख दूं? नहीं भाई, ये डी और जो एल बनते हैं आपस में, पहली बात तो क्या होती है? मिरर आइसोमर होते हैं। ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। एक दूसरे क्या होते हैं? मिरर आइसोमर होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब एल ग्लूकोज बनाएंगे ना, तो सभी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। सभी की क्या होगी? ये इधर H, सॉरी, हम बात करते हैं एल ग्लूकोज हमारा कैसा होगा? ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये 1 2 3 4 हो ना।
और ये CH2OH। हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, इनको मिरर इमेज जैसे नहीं देखते हैं। मिरर इमेज देखने का, इसको घुमा के देख लो, ठीक है। अगर तुम ऐसे घुमा के देख लोगे तो वही एक ही बात है। मैं क्या कहूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि ध्यान से देखो, क्या करो, ध्यान से देखो। ये पहली बात तो ये देख लेना, मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने के साथ क्या हो रहा है कि जो हम तो केवल किसको देखते हैं, अंतिम कार्बन। हम किसको देखते हैं, अंतिम कार्बन को। OH किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज। इस चीज को हम क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज। अब ध्यान रखना इस चीज को कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब जैसे ही मान लो तुम एक कार्बन का ही बदलते हो, इस कार्बन को इधर कर दोगे और इस H को इधर ले दोगे, तो भैया ये ग्लूकोज नहीं रहेगा। पहली बात कि हाँ, अगर हम विन्यास बदल रहे हैं ना, D और L कह रहे हैं, तो ये चारों, इनका क्या होता है, चारों का बदलता है। मतलब तभी तो ये एक दूसरे की क्या आएंगी, मिरर आइसोमेर्स आएंगे, एनेंशियोमर आएंगे। नहीं तो अगर एक में बदल दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर, विविरम समावेवी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। ये ध्यान रखना, हमेशा याद रखनी, हमारे को ग्लूकोज की यही संरचना होती है। ग्लूकोज की क्या है, आपकी ये संरचना होती है। इसमें ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। और डी और एल हम किस तरीके से देखते हैं, अंतिम कार्बन को देखेंगे। हम किसको देखेंगे, अंतिम कार्बन को। अगर OH राइट में तो D, OH लेफ्ट में तो L। ग्लूकोज या गैलेक्टोज, माल्टो अलग अलग होते हैं। इंडोज 8 प्रकार के बता रहा हूं, 8 ऐसे होंगे और 8 ऐसे होंगे, जिनमें इनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। इनकी क्या होती है, स्थितियां बदल बदल के ये क्या किए जाते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाए जाते हैं। ओके, देखिए अब हम जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम किस चीज की बात करेंगे, इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की, हम इनकी चक्रीय संरचनाओं की बात करेंगे। कि अभी तो हमने कौन सी बात की, विवृत श्रृंखलाएं, कि ये खुली हुई है। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे, चक्रीय संरचनाओं की बात करेंगे। तो चक्रीय संरचनाओं में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से बनी हुई है, और ये क्यों इन चीजों का परीक्षण नहीं देती। ठीक है, इन सब चीजों की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।